Hello guys, and welcome to PK Padhu. My name is Pravesh and I'm the curator of this series called NCERT Distilled. और हम बात कर रहे थे द मौर्यन एम्पायर की। हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं ये बात। और अभी हम जो बात कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर में, हम ऑलरेडी पहले जो हमने पहला लेक्चर किया था मौर्यन एम्पायर टॉपिक का, उसमें हमने डिस्कस किया था द सोर्सेस एंड द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एज वेल एज द सक्सेशन ऑफ बिंदुसार। ठीक है, तो ये दो राजा हमने कवर कर लिए थे। उसके बाद इन द सेकंड लेक्चर वी डिड अशोका। अशोका के बारे में हमने पूरी बात की, उसकी जो धम्म की पॉलिसी थी और किस तरीके से उसने कलिंग वॉर के बाद उसमें चेंज आया और उसने क्या क्या पॉलिसीज ली नहीं, और किस तरीके से उसने मौर्यन एम्पायर को टोटली इतना बड़ा एक्सपेंशन किया उसका। अशोका की बात तुमने ये करी थी। अब हम जो बात करेंगे ये मौर्यन एम्पायर का टॉपिक का थर्ड लेक्चर है, और ओवरऑल ये हमारा 18th लेक्चर होगा। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी डिस्टिल्ड सीरीज का जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे फोकस करती है। लेक्चर 18 होगा हमारा सोशियो इकोनॉमिक फीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजन ऑफ द मौर्यस। किस तरीके से सोसाइटी काम करती थी, इकोनॉमी कैसी थी मौर्यंस एज में, किस तरीके के कॉइन्स होते थे। फिर हम बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जैसे किंग के पास सबसे ज्यादा पावर हुआ करती थी, लेकिन जो नीचे है ग्रास रूट लेवल पे, वहां पे भी आपको एडमिनिस्ट्रेट तो करना ही पड़ता था। तो वहां पे किस तरीके के ऑफिशियल्स थे, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन किया जाता था, ये बात डिस्कस करेंगे हम। मिलिट्री ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है, वो बात है इसमें। उसके बाद जो है रिलीजन। अब ये जो रिलीजन है अशोका के टाइम पे बुद्धिज्म हो गया था, और लेटर जो मौर्यन रूलर्स है उन्होंने भी मोस्टली बुद्धिज्म ही फॉलो किया। पर जो स्टार्टिंग में जैसे हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म फॉलो किया, उसके बाद जो पेट्रोनाइज किया आजीविकास को बिंदुसार ने, और उसके बाद आपके अशोका आते हैं जो बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं। तो ये थोड़ा सा चेंजेस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, हम वो बात डिस्कस करेंगे। तो वी विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, ये एक मैप है आपका मौर्यन एम्पायर का इन इट्स फुल एक्सटेंशन। हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, ये लास्ट टॉपिक में हमने ये वाला मैप दिखाया था। ठीक है, ये आपका पूरा एक फुल एक्सटेंशन मैप है आपके मौर्यन एम्पायर का। सेम मैप, ये भी सेम मैप है, ये बस दूसरे सोर्स से है, पर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैप है। इसकी मुझे इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ पॉइंट करने हैं इंपॉर्टेंट, जो वहाँ पे मिसिंग थे, तो मैं यहाँ पे वो पॉइंट करूँगा चीज़ें। ऑलराइट, तो पहले हम बात करेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था और कैसे ऑपरेट किया करता था। तो सबसे ऊपर आपको पता है राजा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब राजा थे। द किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सुप्रीम हेड, जिस तरीके से अभी हमारी जो गवर्नमेंट, हमारी जो भारत देश में सरकार है, उसमें जैसे प्रेसिडेंट सुप्रीम हेड होता है, उसी तरीके से यहाँ पे, लेकिन सुप्रीम हेड में भी इनके पास फुल पावर थे। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ पॉलिटी टाइप सिस्टम था। जबकि एक रिपब्लिक में जैसे इंडिया है, यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग होता है। According to Kautilya's Arthashastra, the king was regarded as धर्म प्रवर्तका। धर्म प्रवर्तक कहा जाता था किंग को, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ऑफ द सोशल ऑर्डर। धर्म प्रवर्तक का मतलब प्रोटेक्टर, ऑपरेटर ऑफ द सोशल ऑर्डर, जो कि कमांड करे कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा जो आपका किंगडम है वो चलेगा, वो होता है धर्म प्रवर्तका। तो ये एक शब्द है जो इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट गाइस, किंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, रेवेन्यू कलेक्शन, मिलिट्री कमांड, फॉरेन पॉलिसी, वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें आपकी किंग के अंडर आती थी। कौटिल्य एम्फसाइज दैट इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज द किंग्स हैप्पीनेस। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने ये लिखा है कि एक प्रजा की खुशी में ही उसके राजा की खुशी होनी चाहिए। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये किस तरीके से काम करता था, ये बात करते हैं। अब कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जिनका नाम है तीर्थास, तीर्थास बोलते हैं। ये 18 तरीके के होते हैं, 18 तीर्थास होते हैं, और ये हम सारे डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है आपका। ठीक है, तो तीर्थास होता है, दीज आर द हाईएस्ट ऑफिसर्स ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर नोन एज द तीर्थास, टोटल 18 इन नंबर।
They functioned as the head of major departments and assisted the king in governance. Governance में राजा की मदद करते थे तीर्थास। और बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, कुछ हेड ऑफ स्पाइस होते हैं, कुछ जैसे एक आपका मिलिट्री कमांड के हो गए, आपके सेनापति हो गए, ठीक है। तो इस तरीके के ये तीर्थास होते हैं। धर्म महामात्यास हो गए, ये तीर्थास होते थे। तो ऐसे 18 तरीके के तीर्थास हैं। अदर फीचर्स क्या है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के? मोस्ट ऑफिशियल्स वर पेड रेगुलर कैश सैलरीज। अब यहाँ पे जो है कैश में सैलरी देने लग गए थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पंचमार्क कॉइन्स हैं, ठीक है। कॉइन्स आर अवेलेबल ऑफ सिल्वर। सिल्वर के पंचमार्क कॉइन्स मिलते थे इस समय पे। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो प्रिंट करता था, यानी मिंट करता था आपके कॉइन्स को, तो वो वाले कॉइन्स से ही कैश में सैलरीज दी जाती थी इन ऑफिशियल्स को। सीनियर ऑफिसर्स रिसीव्ड वेरी हाई रेन्यूमरेशन। The Mauryan administration was among the most professional bureaucracies of the ancient world. Very important point as per मेंस पर्सपेक्टिव, कि एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज तरीके से चलने वाली, जैसे आज हमारा इंडिया चलता है और हमारे पास एक ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस आईपीएस, फिर स्टेट लेवल पे है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, इस तरीके से वो भी एक बहुत ही प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी था। एक कमांड का कॉन्सेप्ट था, ऊपर से कमांड ट्रांसफर होगा नीचे तक, वो नीचे वाले काम करेंगे। हायरार्की का सिस्टम था, एक बॉस का दूसरा बॉस होता था, सबसे ऊपर सुप्रीम बॉस आपका राजा हुआ करता था, उस तरीके का सिस्टम था। अब एक वर्ड आता है दूता। दूत का मतलब होता है, हिंदी में आप दूत बोलेंगे, इंग्लिश में दूता बोलेंगे। दूत का मतलब होता है मैसेंजर। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फंक्शनरी था ये भी एक। इसकी क्या ड्यूटीज होती थी? कैरीड रॉयल कम्युनिकेशन, एक्टेड एज डिप्लोमेटिक एनवॉय, traveled across the empire, collected intelligence, monitored activities of spies and officials। ये काम ये करता था दूत। कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन मोर देन 2 डजन डिपार्टमेंट्स। जिस तरीके से आज हमारी पॉलिटी चलती है उसी तरीके से चला करती थी, और डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर टाइप का काम और चीजें ऑपरेट किया करता था। कैसे होते थे? ये रेगुलेट करते थे एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, माइंस, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, रेवेन्यू, पब्लिक वर्क्स, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये सारी चीजें ये लोग मैनेज करते थे, ये डिपार्टमेंट्स। मोर देन 2 डजन डिपार्टमेंट्स, और भी हो सकते हैं, जितनों के बारे में पता चला है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, और आगे जाके भी हम मेंशन करेंगे उनको जब हम समथिंग एक्स्ट्रा में एक आउटलुक देंगे इस चीज को। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट की बात करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में, अशोका वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि कलिंग के जीतने के बाद टोटल 5 स्टेट बन गए थे। ओके, उत्तर पथ, दक्षिण पथ, अवंती, और फिर आपका मगध अपने आप में एक स्टेट था, और कलिंग, ये 5 स्टेट बन गए थे। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था? पहले किंग होता था सेंट्रल में आपके, फिर प्रोविंस आएगा आपका, फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, और फिर विलेज और एक टाउन आएगा। जिस तरीके से आज हमारा जो 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम रन करता है, सेंट्रल, स्टेट और पंचायती राज, उसी तरीके से उस टाइम पे भी ये था, और इस तरीके से ऑपरेट किया करता था। मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज प्रोविंसेस। 5 प्रोविंस, इतना बड़ा एम्पायर पूरा का पूरा 5 प्रोविंसेस में बटा हुआ था। प्रोविंसेस वर यूजुअली गवर्न्ड बाय प्रिंस नोन एज कुमारास और आर्यपुत्रास। जो युवराज होते हैं, जैसे हमने देखा था कि अशोक जो थे वो उन्होंने 2 जगह सर्व किया, 2 प्रोविंसेस में। एक बार अवंती में किया था, एंड एक बार उन्होंने तक्षशिला में किया था, जो कि उत्तर पथ की कैपिटल है, ठीक है। तो ये 2 जगह पे अशोक ने गवर्न किया था। तो उस तरीके से ये, जैसे प्रिंस है एक, राजा के जो पुत्र थे, युवराज होते हैं, जो युवराज, उनको मौका मिलता था गवर्न करने का प्रोविंसेस को। प्रोविंशियल गवर्नर्स वर असिस्टेड बाय महामात्रास, अमात्यास एंड लोकल ऑफिशियल। ये कुछ ऑफिशियल्स होते थे जो उन्हें असिस्ट करते थे। जैसे सीएम के अंडर एक आपका सेक्रेटरी होते हैं, फिर आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये सब आते हैं। तो ये सब भी उसी तरह से ऑपरेट किया करते थे। रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, तो 2 सेपरेट अरेंजमेंट होते थे, एग्जिस्ट करते थे। जैसे कि आपका ग्रामांचल हो गया। ग्रामांचल आपका रूरल एरियाज होते थे, जो गांव के आपके एरियाज हैं वो आपके रूरल एरियाज ग्रामांचल में, और नगरांचल
जो अर्बन एरियाज होते थे वो नगरांचल होते हैं, जहाँ जैसे बड़ा मार्केट है, ट्रेड फैसिलिटीज अच्छी है, ऑलराइट, या बड़े लोग रहते हैं, वो एरियाज देवर नगरांचल्स। तो ये ग्रामांचल और नगरांचल इंपॉर्टेंट वर्ड्स। प्रोविंसेस और उनकी कैपिटल की बात कर लेते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ भी बता ही देता हूँ क्योंकि हम प्रोविंसेस ही डिस्कस कर रहे हैं। तो उत्तर पथ कैपिटल तक्षशिला, अवंतिका कैपिटल उज्जैनी, दक्षिण पथ कैपिटल स्वर्णगिरी, मगध कैपिटल पाटलिपुत्र, एंड कलिंग कैपिटल तोसाली। तो ये 5 आपके जो स्टेट्स या प्रोविंसेस हुआ करते थे, तो ये 5 थे। अब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी बात करते हैं। तो हम इस पे फोकस करेंगे पाटलिपुत्र पे, ठीक है, मेजर कंसर्न क्योंकि हमारा वही है। बाकी यानी जो बड़े आपके डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे कैपिटल्स हुआ करते हैं, जैसे ये, इनके ऊपर भी सेम चीज लागू होती होगी, लेकिन हम यहाँ पे मेजरली जो है पाटलिपुत्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उसकी बात करेंगे। तो पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था, तो इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है हमें मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज जो कि एनवॉय थे सेल्यूकस निकेटर के, ठीक है, सेल्यूकिड डायनेस्टी के, उन्होंने आके जब अपनी किताब लिखी इंडिका, उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है कि किस तरीके से पाटलिपुत्र में, जहां वो राजा के दरबार में प्रेजेंट थे, वहां पे ऑपरेट कैसे किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन। तो म्युनिसिपल काउंसिल हुआ करती थी, ये कहा है मेगास्थनीज ने, उनके हिसाब से ही हम, उनके वर्णन के हिसाब से ही हम बात करेंगे यहाँ पे। म्युनिसिपल काउंसिल थी। पाटलिपुत्र वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ 30 मेंबर्स, 30 मेंबर का एक म्युनिसिपल बोर्ड हुआ करता था। द बोर्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 6 कमिटीज, 6 कमिटी हुआ करती थी टोटल उस बोर्ड की, और हर कमिटी में 5 लोग हुआ करते थे। अब ये जो 6 कमिटीज थी, इनका काम क्या था, क्या क्या चीजों की ये देखभाल करती थी। पहली चीज देखती थी इंडस्ट्रियल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, दूसरे देखती थी फॉरेनर्स पे नजर रखते थे ये लोग, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, ये होता था उस समय भी, जो आज भी होता है, हमारी जो म्यूनसिपैलिटी है वो करती है। ट्रेड एंड कॉमर्स पे ध्यान रखते थे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे ध्यान रखते थे, और सेल्स टैक्स पे ध्यान रखते थे, कर वसूलने की बात होती थी यहाँ पे। तो ये सारी चीजों का ये 6 कमेटियां ध्यान रखती थी, आपस में मिलते थे और बात करते थे और अरेंज करते थे किस तरीके से आपका जो म्यूनिसिपल सिस्टम है वो काम करेगा, ऑपरेट करेगा। कुछ अर्बन ऑफिसर्स जो थे, जो कि ये म्यूनिसिपैलिटी में काम करते थे, तो उनका हमें जो मेंशन मिलता है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये वर्ड्स क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है कभी भी, ओके, कि हु वाज दिस ऑफिसर हु वाज रिस्पॉन्सिबल, हु वाज द चीफ सिटी एडमिनिस्ट्रेटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड वर्क्स, पब्लिक वर्क्स, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा और 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको टिक करना रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट अर्बन ऑफिसर से पहले आपका नगरका है, नगरका या नागरिका, कुछ भी बोल सकते हैं आप, दोनों प्रोनाउंसिएशन है इसके। ये चीफ सिटी एडमिनिस्ट्रेटर, रिस्पॉन्सिबल म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, सैनिटेशन, पब्लिक वर्क्स, ये काम था इनका। दूसरे आपके पौरा, पौरा का काम होता था हेड ऑफ द कैपिटल सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे अगर आप देखेंगे तो नगरक, अगर आप मान के चले आज के टाइम से अगर हम कंपेयर करेंगे, तो ये हो गए आपके मेयर, ठीक है, और ये आपके पौरा हो गए आपके सीओ, सीईओ जिला पंचायत मान लीजिए। तो इस तरीके का इनका डिफरेंस होता था। या कमिश्नर मान लीजिए आप, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो उस तरीके के पौरा हुआ करते थे, हेड ऑफ कैपिटल सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो डे टू डे काम था वो इनका रहता था। फिर एक है आपके ग्रामिका या ग्रामीणी, ये आपके जो विलेज है, गांव है, उसके मुखिया होते थे, विलेज हेडमैन, ओके, और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान रखते थे ग्रामीणी। एक है आपके गोपा, सुपरवाइजर ऑफ 5-15 विलेजेस, 5 to 15 विलेजेस, मेंटेन सेंसस, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, सेंसस होता था उस टाइम, कितने लोग आए कितने लोग गए गांव से, ठीक है, ये सब बातें मेंटेन करी जाती थी, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और गोपा का काम होता था ये, तो ग्रामिका जो है गोपा के अंडर आता था। फिर आपके हैं स्थानिका, स्थानिका है डिस्ट्रिक्ट लोकल ऑफिसर सुपरवाइजिंग गोपास। अभी हम थोड़ा और ऊपर लेवल पे आ गए, पहले गांव, गांव का मुखिया, मुखिया के ऊपर गोपा, गोपा के ऊपर स्थानिका, ठीक है। अब स्थानिका के ऊपर अब आ जाते हैं राजुका, राजुका भी एक टाइप का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था, लैंड सर्वे, रेवेन्यू कलेक्शन, जुडिशियल फंक्शन, ये काम होता है, जैसे आजकल का हमारा जो जिला कलेक्टर है, ठीक है, वो काम आपका राजुका का था, कलेक्टर का जो काम है। फिर एक आपका आ जाता है सामहर्ता, सामहर्ता, ये रेवेन्यू कलेक्टर था ऑफ द एम्पायर, वही काम जो सेम आई डीएम कलेक्ट करता है, रेवेन्यू कलेक्शन, वही काम सामहर्ता करता था। फिर एक है आपका सानिध्यता, ये ट्रेजरर था, इंचार्ज ऑफ रॉयल्टी ट्रेजरी, कितना आपके पास टैक्स आया, कितना टैक्स में से सैलरीज गई, ये काम था आपका सानिध्यता का।
फिर आपके आते हैं सेनापति, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। एक आपका आते हैं नगर व्यवहारिका, नगर में, गांव शहर में कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, किसका आचरण कैसा है, कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। ही वॉज अ म्यूनिसिपल जुडिशियल ऑफिसर एंड सेटल सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट। जज थे ये, जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज है, ये मान लीजिए आप, तो ये है। फिर आते हैं आपके धर्म महामात्र, अशोकन ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर धम्मा वेलफेयर एंड जस्टिस। इनका काम था धर्म को प्रोपोगेट करना, कोई धर्म के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, और अगर कोई नया इंसान अगर आपको आपके यहाँ पे शहर में दिखता है तो उसको ये बताना कि हमारा धर्म अच्छा क्यों है। ये सारा काम धर्म महामात्रा का होता था। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट अर्बन ऑफिसर्स हैं। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर कि ये वर्ड्स कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर आपके एग्जाम का सिलेबस मौर्यन एम्पायर है तो। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो राजा हमने डिस्कस करे थे या जो सोर्सेस डिस्कस करे थे, वो एक छोटा पार्ट है इसका, कि उनकी पॉलिसीज क्या थी, और मेनली दोज आंसर्स आर पार्ट ऑफ मेंस आंसर राइटिंग एंड नॉट फॉर द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली दे कम फ्रॉम दीज वर्ड्स, डायरेक्टली ये वर्ड आएगा, उसके बाद आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कुछ क्या है ये और ये किससे रिलेटेड है, इस तरीके से। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर की, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, कि वहाँ पे जो पर्टिकुलर जगह है जिसे एडमिनिस्टर किया जा रहा है, वहाँ पे सिचुएशन कैसी है, क्राइम कैसा है, लड़ाइयाँ हो रही है नहीं हो रही, ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किंग वॉज द सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी। जैसे आज के टाइम में भारत में सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया, एट दैट टाइम इट वॉज द किंग। अगर कोई इशू है तो राजा जो बोल देगा कि माफ कर दो तो माफ कर दिया जाता था, राजा बोलेगा किसी को माफ कर दिया, क्यों माफ किया है, इसको और सजा दो, तो उसको सजा बढ़ा दी जाती थी। इस तरीके की राजा की अथॉरिटी थी। विलेज डिस्प्यूट्स वर हैंडल्ड बाय ग्रामिकास, ठीक है, एंड विलेज एल्डर्स। ग्रामिका की बात करी थी हमने, ठीक है, ग्रामीणी या ग्रामिका, जो कि गांव का हेडमैन होता था, तो इतने ऊपर लेवल तक जाती नहीं था, गांव में सेटल करने के लिए मुखिया ही बातें कर लेता था और अपने हिसाब से डिस्प्यूट्स हैंडल करता था। अब इसमें कुछ की ऑफिशियल्स है, ये ऑफिशियल्स वही हैं जो सेम ऊपर लिखे हैं, ठीक है, पर यहाँ पे अब हम देखेंगे इन्हें लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से। तो नागरिक है आपके, राजू का है, ठीक है, नगर व्यवहारिका है, धर्म महामात्रा है और सेनापति, वही है जो ऊपर लिखे हुए हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। इंटेलिजेंस सिस्टम, मौर्यंस वर द फर्स्ट एम्पायर who were very successful in producing spies, ठीक है, जासूस, जासूस लेकर आए थे ये, और इस कारण से इनके इसमें रिबेलियन वगैरह भी बहुत कम होते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई इन पे अटैक करना चाहता तो इन्हें पहले से ही आभास रहता था इस बात का कि कोई हम पे अटैक करेगा, क्योंकि इनके जो स्पाइस थे वो स्लीपिंग एजेंट की तरह काम करते थे और दूसरी जगहों पे भी जाते थे और बातें करते, गुप्तचरी करते थे, उनकी बातें जान के यहाँ आके बताना। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने डेवलप करी थी। ये चाणक्य के आइडियाज थे सारे। चाणक्य ने अपना जो स्पाई नेटवर्क है बहुत ही इलेबोरेटली बनाया था और बहुत अच्छे से फैला रखा था, उनको सारी खबर पहले ही मिल जाती थी कुछ भी होने से पहले। ठीक है, तो इंटेलिजेंस सिस्टम में पहले आपके आते हैं गौध पुरुष। गौध पुरुष, गौध पुरुष को ही स्पाइस कहा जाता है, सीक्रेट एजेंट्स हु एक्टेड एज द आईज एंड ईयर्स ऑफ द किंग। चुपचाप घूमते रहते थे ये, और क्या बात हो रही है, कौन क्या एक्शन लेने वाला है, कहाँ पे क्या ट्रेड होने वाला है, कौन बाहर से अंदर आने वाला है, कौन अंदर से बाहर जाने वाला है, ये सारी बातें इन्हें गौध पुरुषों को पता रहती थी। यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है, आ चुका है। फिर एक होता है संस्था, इनके गौध पुरुष के टाइप होते हैं, एक होता है संस्था, ये स्टेशनरी स्पाइस होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपने कोई फॉरेन लैंड में डिप्लॉय कर दिया या किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है, यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, तो ये संस्था हो गए। एक होता है संचार, संचार होते हैं वॉन्डरिंग स्पाइस, जैसे कैरावैन के साथ कोई मूव कर रहा है, पता लगाने के लिए कि यार सामान कहाँ चोरी हो रहा है या सामने कहीं और किसी से क्या इशू है, तो वॉन्डरिंग स्पाइस। अगर आपने ये देखी होगी पिक्चर अपनी धुरंधर, संचार, ठीक है, ही वेंट फ्रॉम हेयर टू देयर एंड ऑपरेटेड, तो वो संचार होता है। फंक्शन क्या होते थे, मॉनिटर्ड ऑफिशियल्स, डिटेक्टेड करप्शन, कॉन्स्पिरेसीज, गैदर्ड मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, हेल्प मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो इनके ये काम हुआ करते थे। अब एक और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, एक टाइप के, जो है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। बिकॉज यू नो कि स्टैंडिंग आर्मी जो है,
इसी ने हेल्प करी मौर्यन एम्पायर को इतना बड़ा स्ट्रेच करने में। मगध एम्पायर अर्लियर एंड देन मौर्यन एम्पायर। एम्पायर का जो इतना बड़ा स्ट्रेच हुआ, एक्सपांशन हुआ, वो इसके बिना नहीं हो सकता था। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलिट्री बोर्ड हुआ करता था एक तरीके का। मेगास्थनीज ने ही अपनी इंडिका में ये कहा है, मिलिट्री अफेयर्स वाज सुपरवाइज्ड बाय अ वॉर ऑफिस ऑफ 30 मेंबर्स। एक वॉर ऑफिस हुआ करता था, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में नॉर्थ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक अगर आपको पता होगा, इट इज अ वॉर ऑफिस ऑफ इंडिया। और अमेरिका में आप जैसे बात करेंगे तो पेंटागन है। तो उस तरीके से एक वॉर ऑफिस हुआ करता है जिसके 30 मेंबर हुआ करते थे। द बोर्ड वाज डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज। यहाँ पे भी 6 कमिटीज होती थी और 6 कमिटी के 6 हेड होते थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। एंड ईच कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर हुआ करते थे। अब ये 6 कमिटीज जो थी मिलिट्री कमिटीज, ये क्या थी? एक थी आपकी नेवी। नेवी बहुत यूज करी जाती थी क्योंकि अब हमारे पास अंग भी था, हम स्वर्ण भूमि से भी ट्रेड कर सकते थे। हमारे पास भरूच भी था, ठीक है। भरूच था, हम अरब कंट्रीज से भी ट्रेड कर सकते थे। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे। ये भरूच हो गया आपका, ठीक है। भरूक अच्छा बोलते हैं इसको, उस टाइम की बात है। भरूच हो गया। हमारे पास ताम्रलिप्ति था, ठीक है। तमलुक है ये वेस्ट बंगाल में, तमलुक वेस्ट बंगाल, ऑलराइट, ठीक है। हमारे पास और इम्पोर्टेंट जो है आपका, जैसे अमरावती है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हो गए आपके। ऊपर से एक और चीज है, नेवी इसलिए भी यूज होती है, जैसे ये गंगा यहाँ से बहती है, ठीक है। तो गंगा वॉज यूज एज अ वाटरवे, यहाँ से भी यहाँ तक जैसे वाटरवे के तरीके से इसे यूज किया था। तो शिप्स वर रेडिली अवेलेबल एंड वाइडली यूज्ड, यू कैन से दैट। तो इसलिए नेवी की जरूरत पड़ी। तो एक ऑफिस था हमारा नेवी का। दूसरा था हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोविजन लॉजिस्टिक, राइट। कौन सा सामान कहाँ जाएगा, कहाँ स्टोर करा जाएगा, क्योंकि अब सरप्लस इकोनॉमी बन चुकी थी। और किस तरीके से यहाँ से अगर मुझे कहीं और ले जाना है, कहीं और किसी को गिफ्ट देना है, जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ अपना सामान भेजा सेल्यूकस निकेटर को, अपने ससुर जी को कुछ भेजा, तो किस तरीके से वहां तक ट्रैवल करेगा वो सामान, ये सारी बातें। इन्फेंट्री, फुट सोल्जर्स, ठीक है। फिर आपका एक चौथा होता है कैवलरी, हॉर्स राइडर्स। फिर आपका होता है चैरियट्स। चैरियट्स में आपका होता है रथ, ठीक है, महारथी जिसके ऊपर बैठ के आते थे, रथ, चैरियट्स। और उसके बाद आपके एलिफेंट्स, एक स्पेशल डिपार्टमेंट था। एलिफेंट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। और एलिफेंट्स ने ही जो है जीत दिलवाई मगध को आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। उन्हीं एलिफेंट्स की दम पे ही नंदास से लड़ने के लिए, जब नंदास थे वहां पे, तो एलिफेंट्स क्योंकि खड़े थे सामने, उन्हीं को देख के ग्रीक्स अंदर नहीं आए। इतने एलिफेंट्स देख के, इतना बड़ा जानवर देख के डर गए वो लोग और इसलिए अंदर नहीं आए। जब सेल्यूकस निकेटर की और आपकी मौर्यन और सेल्यूकिड ट्रीटी हुई थी, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से हाथ मिलाया था। उन्होंने अपनी बेटी से शादी करवाई चंद्रगुप्त मौर्य की, और उन्होंने रिटर्न में क्या मांगा? रिटर्न में मांगा उन्होंने 500 हाथी। तो हाथी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उस टाइम। अब ये मिलिट्री विंग्स जो ये ऊपर वाले हैं, इनकी हम नाम और इनके क्या पर्टिकुलर नाम होते थे और इनके सुपरिटेंडेंट्स को क्या कहा जाता है वो बात करते हैं। इन्फेंट्री को हम कहते हैं पद्धति। ये इन्फेंट्री है आपका, इसे पद्धति कहा जाता था। फुट सोल्जर्स बैकबोन ऑफ द आर्मी। और इसके जो हेड होते थे इसको पदाध्यक्ष कहते थे, पदाध्यक्ष। कैवलरी, अश्व। कैवलरी मतलब घोड़, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। तो कैवलरी को अश्व कहा जाता था मिलिट्री विंग को। और ये फास्ट मूविंग हॉर्स यूनिट्स होते थे, ठीक है। और इसके जो हेड थे इसे अश्वध्यक्ष कहा जाता था। एलिफेंट, हस्ती। एलिफेंट को हस्ती कहा जाता था। एंड सीज वॉरफेयर एंड बैटलफील्ड शॉक फोर्स, एकदम तुरंत ही पूरा का पूरा गेम पलटने की सक्षम थे हाथी। इन्हें जो इनके जो हेड थे इन्हें हस्ताध्यक्ष कहा जाता था। चैरियट, रथ, मोबाइल बैटलफील्ड यूनिट्स, तुरंत एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है। बहुत सारा सामान लेके जाना है, मान लीजिए हथियार लेके पहुंचना है तुरंत कहीं पे, तो चैरियट्स यूज होते थे। इनके जो हेड होते थे ये रथाध्यक्ष कहा जाता था। नेवी, नौ। नेवी का नौ से रिलेशन, नाविक हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। नौसेना, नौ, ठीक है। नौसेना से नेवी। तो रिवराइन एंड कोस्टल सिक्योरिटी। और इसके जो हेड होते हैं इसे नवाध्यक्ष कहा जाता है। हेड ऑफ द वुड्स, नवाध्यक्ष। अब ये जो है लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड आर्मरी एंड वेपन, सेम थिंग है जो हमने यहाँ डिस्कस करी। ट्रांसपोर्ट, प्रोविजन, लॉजिस्टिक्स, पूरा एक ही है ये, इसमें अलग अलग लिखा है पर है एक ही, ठीक है। तो इसके दो काम होते थे, आपको मिलिट्री सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करना और मैन्युफैक्चरिंग या स्टोर करना वेपन्स को। तो इसके हेड होते थे आपके
आयुधागार अध्यक्ष, आयुधागार मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो आपका आयुध, जहाँ पे आपका बारूद वगैरह बनता है, हथियार बनते हैं, आयुध होता है, उसको आयुध कहते हैं। आयुधागार जहाँ पे ये सब बनता है, उसके अध्यक्ष, आयुधागार अध्यक्ष। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर्स की बात कर लेते हैं। सेनापति, कमांडर इन चीफ थे आपके, नायक होते थे मिलिट्री कमांडर। ठीक है, इनके अंडर मान लीजिए जैसे नायक वो हो गए जिनके अंडर कैवलरी की एक यूनिट है, वो नायक हो गए। फिर आपके दंडपाल, चीफ ऑफ सिक्योरिटी एंड पुलिस इन द लोकल म्युनिसिपल रीजन। ओके, दुर्गपाल, फोर्ट कमांडर, वन हु टेक्स लुक्स आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ द रॉयल पैलेस। फिर अंतपाल, फ्रंटियर कमांडर, जो आपके फ्रंटियर है, जो आपका इतना बड़ा एम्पायर था, इसमें जो बड़े बड़े जो आपके रीजन्स थे, जैसे कोई आपका यहाँ पोस्टेड है, कोई आपका यहाँ पोस्टेड है, कोई आपका यहाँ पोस्टेड है, ठीक है, कोई आपका यहाँ पोस्टेड है, इस जगह पे जैसे जो लोग पोस्टेड होते थे वो आपके होते थे अंतपाल। ठीक है, अंतपाल। यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा खत्म होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करती थी उस समय की। तो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले एक वर्ड आता है अध्यक्ष का। ठीक है, ये वाले अध्यक्ष नहीं, ये मिलिट्री अध्यक्ष, दीज आर डिफरेंट। ओके, these are different people, although part of the same family group because they are adhyakshas, but we are not talking in the administrative sense, we are talking about an economic sense right now. तो अध्यक्ष होते थे 27 टाइप के। अध्यक्ष का बात बताइए, सुपरिटेंडेंट्स इन अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 27 टाइप के अध्यक्ष बताए हैं, जो कि अपॉइंट करे जाते हैं स्टेट से। हम पूरे डिस्कस करेंगे, नाम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपसे पढ़ सकते हैं उसको, वो मैं लास्ट में दूंगा इसके, आप वहां पे मैंने दे के रखे हैं, आप वहां से पढ़िएगा इसको। पर मैं बता रहा हूँ कि अध्यक्ष हुआ करते थे, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। दे रेगुलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड फंक्शनड एज डिपार्टमेंटल हेड्स। जो हमने डिपार्टमेंट्स की बात करी थी, ऊपर डिपार्टमेंट से मोर देन 2 डजन, 24 तो 2 डजन तो 24 ऐसे ही हो गए, और थोड़े सेकंड लिए 27 हो गए टोटल। ठीक है, तो मोर देन 2 डजन डिपार्टमेंट थे, उनके हेड हुआ करते थे अध्यक्ष। फंक्शन क्या होते थे इन अध्यक्षों के? एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। जैसे एग्रीकल्चर के होते थे आपके सीता अध्यक्ष, सीता का मतलब होता है खेती करना, ठीक है, और सीता अध्यक्ष, तो एग्रीकल्चर के अध्यक्ष होते सीता अध्यक्ष। ऐसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर आपका वेट्स एंड मेजर, माइनिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्समैन, कस्टम्स एंड टैक्सेशन। तो इस टाइप के आपके अध्यक्ष हुआ करते थे। स्टेट का कंट्रोल था इकोनॉमी के ऊपर। कुछ पर्टिकुलर, जैसे आज के टाइम पे भी आप इंडिया में देखेंगे, जैसे तो कोई प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर वॉरफेयर में जो आपके हथियार है वो सब नहीं बना सकती, वो गवर्नमेंट ही बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ही कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे गवर्नमेंट का फुल मोनोपोली होती थी, फुल कंट्रोल होता था, और कोई और वो काम नहीं कर सकता था। तो अब ये काम कैसे थे? तो इसमें होता था मॉडर्न स्टेट एक्सरसाइज्ड मोनोपोली ओवर माइंस, एक सॉल्ट्स। पहले जो सॉल्ट्स थे उनका भी आइडिया कॉन्सेप्ट ऐसा था कि खुदाई करके नमक निकलता है, रॉक सॉल्ट बोलते हैं हम, जैसे सेंधा नमक जो होता है आपका, रॉक सॉल्ट, तो खुदाई करके निकलता। तो माइंस और सॉल्ट मैंने इसलिए कंबाइन कर दिया। तो माइंस, ठीक है, आपका आयरन ओर निकालना है या आपका सिल्वर ओर एक्सट्रैक्ट करना है, ये सारे ओर्स करने हैं, वो हो गया। फिर अल्कोहल प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कंट्रोल बाय स्टेट। आज के टाइम पे भी हम देखते हैं होता है, प्रोडक्शन नहीं होता लेकिन सेल्स जो होती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और वेपन्स, वेब मैन्युफैक्चरिंग अंडर स्टेट कंट्रोल, जो वेपन्स मैन्युफैक्चर होते थे वो भी स्टेट ही बनाता था। इरिगेशन सिस्टम भी हमें दिखता है। स्टेट प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटीज, गंगा, पूरी गंगा यमुना एरिया था, और अब तो पूरा भारत हमारे अंडर था, इनके अंडर था, तो इन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड करी। कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स एंड टैक्स वाज लेवाइड ऑन इरिगेशन फैसिलिटीज। अगर आपको इरिगेशन फैसिलिटी यूज करनी है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइप का। अब इसमें एक एग्जांपल हमें मिलता है इरिगेशन सिस्टम का, सुदर्शन लेक का। ठीक है, सुदर्शन लेक हम काफी बार डिस्कस कर रहे हैं, और हमने ये देखा है कि सुदर्शन लेक का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि बहुत सारी जो आपकी डायनेस्टीज है उसने उसके रिपेयर में और उसके मेंटेनेंस में और उसको बनाने में अपना टाइम दिया है। तो इट वॉज बिल्ड अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ से कहानी जो है सुदर्शन लेक की वो शुरू होती है। फिर रुद्रदमन आए, फिर भीम आए, तो ये राजाओं ने भी अनंग पाला है, तो इन्होंने बहुत सारी मदद करी है सुदर्शन लेक को बनाने में। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करी थी आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनके जो एक प्रधानमंत्री थे, आप मान लीजिए उस रीजन के जो हेड थे, पुष्यगुप्त। ठीक है, इनके पुष्यगुप्त वहां के हेड हुआ करते थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्शन करवाया था। इट इज लोकेटेड इन गिरनार, दैट इज इन गुजरात।
ओके, गुजरात में है गिरनार, वन ऑफ द अर्लीस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर के कुछ फीचर्स थे कि एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। अब जो स्टार्टिंग में हम देखते थे हंटिंग गैदरिंग वगैरह वाला फेज खत्म हो चुका था, पूरी तरह से हम सेटल्ड थे और एग्रीकल्चर लाइफ पे डिपेंड करते थे, हम खेती करते थे और अपना काम करते थे। फैलो लैंड वर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन बाय यूजिंग इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, इरिगेशन की मदद से जो खराब लैंड थे उनको भी अच्छा बनाया गया। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इनहेंस्ड स्टेट रेवेन्यू, एग्रीकल्चर के ऊपर आप टैक्स वसूल सकते हैं, भाग करके एक टैक्स होता था, भागा, ठीक है, जो कि 1/6 ऑफ प्रोडक्शन होता था, ये सीधे आपके स्टेट ट्रेजरी में जाता था, ठीक है। अब लेबर यूज किया जाता था इनके लिए, कैसे, कल्टीवेटर्स होते थे कुछ जो आपके कल्टीवेट कर ही रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो काम कर रहे हैं आपके, जिनका पास खुद की खेती है वो। उसके बाद एक तरीके का लेबर हुआ करता था, फोर्स लेबर, स्लेवरी का फॉर्म है ये, और फोर्स लेबर हुआ करता था जिसे कहा जाता था विष्टी। इंपॉर्टेंट एज इट हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी एज वेल, तो ये फोर्स लेबर का काम भी होता था, विष्टी कहते थे इसे। अब विष्टी के कुछ जो प्रॉब्लम्स थे वो ऐसा था कि कंपलसरी लेबर था और ये करना ही पड़ता था। जैसे स्टेट है, स्टेट किसी भी आदमी को बोलेगा कि तुमको 1 हफ्ता वो खेत में काम करना है, तो अब तुम मना नहीं कर सकते, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम विष्टी के अंडर आ चुके हो, कोई भी हो आप। पनिशमेंट के तौर पे दिया जाता था कि पनिशमेंट दिया है कि जाओ वहां जाके काम करो 1 महीना। इस तरीके से विष्टी का इस्तेमाल किया जाता था, इसको अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है, और ये इट इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लेबर फॉर पब्लिक वर्क्स। मेजर जो पब्लिक वर्क्स हुए हैं मॉडर्न पीरियड में, दे वर डन बाय यूजिंग विष्टी एज अ मेथड टू टू मेक द पीपल, लोकल पीपल वर्क फॉर फ्री, फोर्स लेबर था ये, काम करना है तुमको, तुमको बोला है काम करो तो करो, विष्टी इज इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस। स्लेवरी डिबेट, वही विष्टी वाली बात कि स्लेवरी थी या नहीं थी, तो अर्थशास्त्र कहता है इंडिकेट्स एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बॉन्डेड लेबर एंड सर्विट्यूड, विष्टी की हम जो बात कर रहे हैं यही, ठीक है, बॉन्डेड लेबर था एक तरीके का और आपको काम करना पड़ता था स्टेट के लिए। मेगास्थनीज क्या बोलता है, मेगास्थनीज बोलता है कि स्लेवरी डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, historians believe classical Greek slavery did not exist, however domestic servants, bonded laborers and dependent workers exist। अब रोमन स्लेवरी और ग्रीक स्लेवरी क्या थी कि इंसान खरीद लिया किस तरीके से, जैसे जानवर को खरीदा जाता है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुमको जो बोला है वो करना है। यू कैन बी यूज्ड एज एनीथिंग, यू कैन बी यूज्ड एज अ स्टैच्यू, यू कैन बी यूज्ड एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, यू कैन बी यूज्ड एज अ लेबर, यू कैन बी यूज्ड एज एनीथिंग, यू कैन बी यूज्ड एज अ फाइटर, जो आपने मूवीज देखी होगी ग्लैडिएटर जैसे, ठीक है, तो यू वर फोर्स टू एंटरटेन पीपल, ओके, बाय सेक्रीफाइसिंग योर लाइफ, एक शेर के साथ लड़ाई करके दिखाओ या एक सांप के साथ से लड़ाई करके दिखाओ, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें करी जाती थी ग्रीक और रोमन सोल्जर्स के साथ। इट वाज नॉट फाउंड इन इंडिया एज पर मेगास्थनीज हु वाज हिमसेल्फ अ ग्रीक, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का ये एक एनवॉय था, तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से नहीं होता था यहाँ पे इंडिया में, अलग था प्रोसेस। अब ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरीके से था, तो हम इकोनॉमी की ही बात करें, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करना जरूरी है। A well-developed trade network was supported by Mauryan economy. इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड फ्लरिश्ड, दोनों तरीके के ट्रेड होते थे, इतना बड़ा एम्पायर था, इतना बड़ा एम्पायर था, ठीक है, तो ये ट्रेड करता था इन लोगों के साथ भी, ग्रीको बैक्टीरियंस, सेल्यूकिड एम्पायर, ठीक है। एक पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, याद रखिएगा, ग्रीको बैक्टीरियंस को कहा जाता है यवन, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल्यूकिड एम्पायर के जो लोग थे इनको कहा जाता था यूकाज, यवन और यूका, ठीक है, इनसे ट्रेड होता था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जाके स्वर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि, यहाँ मेघवर्मन डायनेस्टी आ गई थी, उनके साथ हमारा ट्रेड होता था, ठीक है, हमारा ट्रेड इनके साथ होता था, चेला चोला और पांड्या किंगडम्स, ठीक है, ताम्रलिप्ति यानी हमारा श्रीलंका, हमारा इनके साथ ट्रेड होता था, तिब्बत,
तिब्बत के साथ। ओके, फिर हमारा यहाँ से भरूच के से अगर आप जाएंगे यहाँ पे, तो हमारा अरेबियन सी के थ्रू यहाँ पे अरब से ट्रेड होता था। इतने ट्रेड हमारे पास ट्रेड रूट्स थे मौर्यंस के पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट क्या था आपका? पाटलिपुत्र से वैशाली, चंपारण, नेपाल, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। तो ये है इंपॉर्टेंट सेंटर्स क्या हुआ करते हैं ट्रेड के? वैशाली, चंपारण, कपिलावस्तु, कलशी, पेशावर, हजारा रीजन, ये आपके इंपॉर्टेंट रूट हो गए। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। ये ट्रेड को फैसिलिटेट क्या करता था? ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, रास्ते, ये इनको फैसिलिटेट करता था। किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था? तो एक लैंड रूट थे हमारे पास, कुछ हिमालयन रूट हुआ करते थे, इसको हिमावत कहा गया था। हिमावत, ये वही ट्रेड रूट है जो बाद में जाके शेर शाह सूरी ने इसे बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड। कलकत्ता से पेशावर तक का, ठीक है, कलकत्ता टू पेशावर बाय शेर शाह सूरी। सूरी ने, यानी शेर शाह सूरी ने बेसिकली इसकी मरम्मत करवाई और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया। पहले ये पाटलिपुत्र तक सीमित था, उसके बाद उसने बंगाल से लेके वो वहां तक लेके गया। तो ये हिमालय रूट कहा जाता है, इसे हिमावत कहा जाता है इस रूट को। ठीक है, ये प्रीकर्सर था आपका ग्रैंड ट्रंक रोड का, जीटी रोड जो है, ठीक है, जो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है कुछ पार्ट। जीटी रोड जिसे कलकत्ता से पेशावर तक जाती थी, जो कनेक्ट करती थी वाया दिल्ली, आगरा, ये इंपॉर्टेंट सेंटर से कनेक्ट करती थी, जिसे बनाया था शेर शाह सूरी ने। तो ये वही रोड है। रोड नेटवर्क एग्जिस्टेड अलोंग हिमालयन फुटहिल्स, कनेक्टेड नॉर्थ इंडिया विद फ्रंटियर रीजन्स। ओके, फिर एक आपका रोड होता था उत्तर पथ, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मैं फिर से अभी बता दूंगा उसको। मेजर नॉर्दर्न ट्रेड रूट कनेक्टेड पाटलिपुत्र टू तक्षशिला एंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स। फिर है आपका दक्षिण पथ, ठीक है, ये मेजर आपका सदर्न ट्रेड रूट है। ये आपका स्वर्णगिरी से चल के बनता था, उज्जैन होते हुए बरहानपुर पास पास करते हुए उज्जैन होते हुए मथुरा तक जाता था। तो ये दक्षिण पथ है आपका, कनेक्टेड नॉर्दर्न इंडिया विद डेक्कन। ठीक है, अब हम इसे डिस्कस करते हैं एक जगह पे, पहले ये खत्म कर ले एक बार। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी होता था, रिवर ट्रांसपोर्ट, हमने जैसे देखा है, हमने नौसेना की बात की, नेवी होती थी इनके पास एक। गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सर्व्ड एज मेजर वाटरवेज, इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड रेवेन्यू। सामान ले जाना बड़ा तो नावों के थ्रू ले जाया जा सकता था, सेना को जाना है कहीं पे, तो जो गंगा नदी थी उसकी ट्रिब्यूटरीज थी इतनी सारी। ओके, यमुना हो गई, फिर आपकी गंडक हो गई, फिर आपकी यहाँ से यमुना के थ्रू चंबल हो गई, धीरे धीरे करके पूरा नेटवर्क इन्होंने ऐसा पूरा स्टैब्लिश कर लिया था और इसके थ्रू ये लोग ट्रांसपोर्टेशन करते थे। अभी हम बात कर लेते हैं, ये जो मैप की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए या यहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे थे, पहले वाली जो रोड है आपकी हिमावत की बात कर रहा था मैं। हिमावत रोड जो जाती थी आपकी, वो यहाँ से जाती थी कि आपका पाटलिपुत्र से चली, ये यहाँ से जाते हुए ये इससे लगी हुई, बिल्कुल हिमालय से लगी हुई थी। ओके, और ये आपकी जाती थी, यहाँ गलत जगह आ गया हम थोड़ा, सॉरी, यहाँ से ये पुष्कलावती। ठीक है, तो ये आपका पुष्कलावती जो है, ये आपका हो गया पेशावर, और ये यहाँ से चलती थी, बाद में जाके वंगा से चली थी जब शेरशाह सूरी आए थे, उसके पहले ये पाटलिपुत्र वाले रीजन से ही चलती थी। ये आपका पाटलिपुत्र हो गया। अगली रोड है आपकी, जो अगली रोड की हम बात करेंगे, वो है आपकी उत्तर पथ। उत्तर पथ आपका चलता है ताम्रलिप्ति से, चला चंपा होते हुए, पाटलिपुत्र होते हुए, फिर बड़े बड़े आपके वाराणसी, श्रावस्ती, ठीक है, संकिसा, फिर आपका मथुरा, यहाँ ये यहाँ हो गया अहि छत्र, अहि छत्र यहाँ आ गया आपका, और यहाँ से आपका मथुरा आ गया। ठीक है, मथुरा तक ये मान के चलिए यहाँ तक आ गए हम। ओके, यहाँ से ये कनेक्टेड है आपका, देख सकते हैं आप, और फिर ऊपर की तरफ जाया जा सकता है। उसके बाद एक आपकी आ गई यहाँ से, यहाँ से आपका आएगा स्वर्णगिरी होगा यहाँ कहीं पे, यहाँ ये रहा आपका स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी से चला मैं पौधन्यपुरा होते हुए, कुंदीना होते हुए, भरूच होते हुए, यहाँ से बुरहानपुर पास क्रॉस करके आए, फिर यहाँ से उज्जैन, ठीक है, सांची, गुर्जरा क्रॉस करके हम आ गए मथुरा फिर से। ऑलराइट,
तो यहाँ से आपका दूसरा जो है, एक मिनट में थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये जो है आपका उत्तर पथ वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके जो लोकेशंस थे वो इस तरीके से थे। तो ये वाला आपका हो गया दक्षिण पथ। इंपॉर्टेंट हमारे लिए उत्तर पथ दक्षिण पथ ही है। ठीक है, ये आपका एक हो गया हिमावत, और ये वाला आपका हो गया उत्तर पथ। उत्तर पथ जो है आपका पूरा का पूरा ये यहाँ से इसके थ्रू ये तक्षशिला तक जाता था। दक्षिण पथ आके उत्तर पथ को मिलता था मथुरा में। ठीक है, मथुरा वॉज ए इंपॉर्टेंट साइज। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं मथुरा इंपॉर्टेंट क्यों था। तो ये है, इसमें अगर मैं आपको ये वाला मैप दिखाऊंगा अगर, तो आप यहाँ से भी समझ जाएंगे। ये वाला रोड है, देखिए, इंपीरियल हाईवे हिमावत। ठीक है, प्रीकर्सर टू जीटी रोड। और बाकी फिर आपके जो रोड है ये हमने यहाँ पे ही बनाए थे। ये आपका उत्तर पथ हो गया, मथुरा तक गया, और ये आपका दक्षिण पथ हो गया, ये मथुरा तक गया। तो ये आप इस पे भी देख सकते हैं, जो हमारा पिछला लेक्चर था उस पे भी आप बना सकते हो। ये मैंने यहाँ पे एक पूरा का पूरा नई ड्राइंग के साथ बना दिया आपके लिए। तो इस तरीके से जो रोड्स था उसने ट्रांसपोर्टेशन और में इकोनॉमी में इतना ज्यादा हेल्प किया इनको, मॉरियंस को। अब हम बात करते हैं कॉइनेज की। कॉइनेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर इकोनॉमी। ठीक है, तो कॉइनेज जो हुआ करता था इस समय पे, जो कॉइनेज था आपका, इट वाज बेसिकली पंचमार्क कॉइन्स। पंचमार्क कॉइन्स के बारे में बता चुका हूं मैं आपको। यहाँ पे इन कॉइन्स को बोला जाता था आपका पणा, पन। ठीक है, पाना बोला जाता है या शर्पण, दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते थे। ठीक है, दिस वाज द स्टैंडर्ड करेंसी ऑफ मौर्यन एम्पायर, यूजुअली मेड ऑफ सिल्वर कॉइन्स। ये आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये एग्जांपल है इसका, ये सिल्वर के बने हुए हैं, ये कॉइन्स होते थे। ये पंचमार्क कॉइन्स है, इनके ऊपर अगर आप देखेंगे जैसे, तो जैसे ये वाला शेप है, ये ठोका गया है इसके ऊपर, हथौड़े से पॉइंट रख के ऐसे मारा गया है, तो ये आपके ये ऐसे ये शेप्स बन के आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता है। और इनके कुछ कॉमन सिंबल्स हुआ करते थे, जैसे पीकॉक बना है, माउंटेन, क्रिसेंट मून, सन, ट्री, रिन, रेलिंग, ज्योमेट्रिक सिंबल्स, ये आप देखेंगे जैसे यहाँ पे। ओके, तो ये सन बना हुआ है आपका। ठीक है, फिर ये पीकॉक है आपका। ओके, फिर यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिक सिंबल्स मिल जाएंगे आपको, सिकल बना हुआ है, ये सिकल है। तो इस तरीके के कुछ सिंबल्स हुआ करते थे। टैक्स का स्ट्रक्चर, टैक्स किस तरीके से होता था हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे, तो उसमें दो आपके ऑफिसर थे, एक संभारता था, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, टैक्स असेसमेंट और रेवेन्यू कलेक्शन, और एक सानिध्यता था, ये ट्रेजरर और स्टेट वेयर हाउस का ध्यान रखते थे। फीचर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्सेशन, मॉडर्न टैक्सेशन, तो लैंड रेवेन्यू प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टेट इनकम कलेक्टेड फ्रॉम कल्टिवेटर्स। कुछ टाइप के टैक्सेस होते थे, किस टाइप के होते थे, ये आपका 1/6 होता था प्रोड्यूस का। फिर हायर असेसमेंट अगर हो गया, अगर आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है, ठीक है, या आपने बहुत टाइम से टैक्स नहीं दिया, तो 1/4 भी देना पड़ता था, 25% टैक्स हो गया, तो बढ़ गया आपका टैक्स। और इमरजेंसी टैक्स भी देना पड़ता था, मान लीजिए कहीं पे अकाल पड़ गया, पानी नहीं गिरा, अकाल पड़ गया, तो वहां के लिए उसको चीज जगह को सपोर्ट करने के लिए दूसरी जगह से इमरजेंसी टैक्स वसूला जाता था। कलेक्शन इन काइंड, जो कलेक्शन था मोस्टली इट वॉजंट डन इन कैश, यानी सिल्वर कॉइन्स इतने इन प्रोडक्शन नहीं थे कि सबके पास हो, बट इट वॉज डन इन काइंड। तो मैं आपने जो खेती की है उसका कुछ हिस्सा, जैसे आपने 10 बोरी अगर अनाज उगाया तो 2 बोरी आप मुझे दे दीजिए, उस तरीके से काइंड में टैक्स कलेक्ट किया जाता है। टैक्स कलेक्टेड इन फूड ग्रेन, स्टेट वेयर हाउसेज एग्जिस्टेड इन रूरल एरियाज। वेयर हाउसेज हुआ करते थे जहां पे जाके जमा करवा दिया जाता था कि भैया इतना अनाज हुआ, मेरे यहाँ इतना हुआ है, आप ये रखिए, ये मेरा टैक्स है। अदर टैक्सेस वर इम्पोज ऑन कस्टम्स, ट्रेड, प्रोफेशंस, इरिगेशन, फॉरेस्ट एंड माइनिंग, इन सब चीजों पे भी टैक्स वसूला जाता था। अब कुछ जो टैक्स के जो टर्म्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हमने भाग की बात करी थी, भाग लैंड रेवेन्यू होता था यूजुअली 1/6। फिर बलि दी जाती, बलि वही सेम प्रोसेस था जो बलि का पहले के टाइम में था। पर अब ये था कि अभी अभी भी वैदिक जो सिस्टम है, एक बार बुद्धिज्म के राइज होने के बाद अभी फिर से नया वापस नहीं बना है, नया डेवलप नहीं हुआ, और बुद्धिज्म अगर चल रहा है, तो टैक्स जो बलि वाला सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा कम है, ये आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एज पर अशोकन इंस्क्रिप्शंस उन्होंने कहा था कि फालतू में रिचुअल्स में आप जानवरों की बलि ना दें, फिर आप अहिंसा फॉलो करें, आप
सेक्रीफाइसेस में इतना विश्वास ना रखें, तो ये सारी चीज़ें करी थी, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी कम थी, पर ये वॉलंटरली दी जाती थी कि हाँ मेरे पास एक एक्स्ट्रा मोर है तो मैं आपके लिए देता हूँ, ये एक एक्स्ट्रा मुर्गी है तो आपके लिए दे देता हूँ मैं राजा के लिए, तो इस तरीके की बात होती थी। एपरेंटली अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारा पोल्ट्री सिस्टम है, चिकन अगर आप खाते हैं तो हमारा जो पोल्ट्री सिस्टम है ये बहुत बाद में डेवलप हुआ इंडिया में। पहले मुर्गियां नहीं पाली जाती थी, पहले चिकन के नाम पे मोर खाया जाता था। अब वो नेशनल आपका बर्ड है, लेकिन पहले के टाइम में मोर वॉज वेरी फेमस डेलिकेसीज ऑफ द रॉयल हाउसेस। ठीक है, तो एक छोटा ट्रिविया आपके लिए। बलि, ट्रेडिशनल ट्रिब्यूट और टैक्स, जो कि वॉलेंटरी होती थी, देनी है तो दो, नहीं देनी है तो मत दो, नॉट नेसेसरी। हिरण्य एक टाइप का टैक्स होता था, कैश में दिया जाता था। ठीक है, फिर एक होता था पिंडाकर होता था। पिंडाकर में आपको लमसम विलेज टैक्स होता था, आपका जो ग्रामीणी है वो सबसे टैक्स जमा करते थे एज अ पिंड। पिंड का मतलब होता है शेप, लाइक अ कोन। एक शेप में आपने जमा किया अनाज को या उसको पूरे कैश को, और लमसम जाके आपने जमा करवा दिया, दैट इज अ पिंडाकार। ठीक है, पिंडाकार का मतलब अगर आप समझ लो, पिंड मतलब एक जो शिवलिंग होता है उसे हम पिंड कहते हैं, उस शेप में सामान जमा होता था, इसलिए उसे पिंडाकर कहते थे। पिंड कर, पिंड कर। सेना भक्ता, सेना भत्ता मतलब जो भत्ता, जो आर्मी को सपोर्ट करने के लिए जो भत्ता लगता था, टैक्स फॉर आर्मीज मेंटेनेंस। अगर जैसे मैंने आपको किसी से खतरा है, हमने आपके यहाँ 2 गार्ड छोड़ दिए, तो उसको उसका खर्च आपको उठाना पड़ेगा, दैट इज सेना भत्ता। शुल्क, कस्टम ड्यूटी, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जैसे दारू हो गई या अल्कोहल हो गया, या आप जो उस काम में कर रहे हैं जो उसमें गवर्नमेंट मोनोपोली, जैसे सॉल्ट का काम कर रहे हैं, तो आपको कस्टम पे करना पड़ता था, तो उसे शुल्क कहा जाता था। विष्टि, जो आपका फोर्स लेबर है, ऑब्वियसली फोर्स लेबर इज ऑल्सो टाइप ऑफ टैक्स ना, हमारे काम पे, हमारे प्रोडक्टिविटी पे एक तरीके का टैक्स ही तो है फोर्स लेबर। अगर मैंने आपको बोला कि 1 महीना आपको काम करना है, तो मैंने आपको 1 साल में से 1 महीना तो मैंने रख लिया, तो एक तरीके का टैक्स ही हुआ, वो भी इसलिए टैक्स में लिखा है। इकोनॉमिक फीचर्स क्या थे मौर्यन एम्पायर के? तो पॉजिटिव फीचर्स ये थे कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट था, स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल था इकोनॉमी के ऊपर। एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी थी जो कि कंट्रोल करती थी हर छोटी छोटी चीज़ों को, टैक्स कलेक्शन से लेके सैलरी देने तक, और कॉइन के मिंटेज वगैरह सब तक। स्टैंडर्डाइज टैक्सेशन था, सबको बराबर के हिसाब से अपने वेल्थ के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता था। एफिशिएंट ट्रेड रूट्स थे, स्टेट सपोर्टेड इरिगेशन था, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स हुआ करते थे कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, सबको बराबर, आपको जो सामान अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सबको बराबर ही तरीके से मिले। और वाइड सर्कुलेशन ऑफ पंचमार्क कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन्स बहुत अच्छे से सर्कुलेशन में आ चुके थे। दे वर मेड ऑफ सिल्वर बट एंड नॉट वेरी वेरी मच, यानी लोकल नहीं थे। इसलिए साथ में क्या क्या चलता था पता है आपको? कॉपर के भी कुछ कॉइन्स चलते थे साथ में, कॉपर कॉइन्स। अब क्योंकि कॉपर की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई थी, चैल्कोलिथिक पीरियड से चली आ रही थी, तो उसमें भी काफी एडवांसमेंट हो गया था। दे वर ऑल्सो पंचमार्क कॉइन्स। प्लस एक और चीज चलती थी जो बहुत टाइम तक चली, उसको हम बोलते हैं कौरी। कौरी एक टाइप का सी स्नेल होता है, जो कि मरने के बाद एक शेप छोड़ जाता है। ठीक है, अपना जो शेल है वो छोड़ जाता है, उसको पॉलिश करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो, इसलिए कौरीज यूज करी जाती थी। उसका लगभग लगभग एक पर्टिकुलर ही जो शेप होता है वही होता है, उसको देख के बताया जा सकता है, उसको बनाया नहीं जा सकता, उसको देख के बताया जा सकता है कि हाँ दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डूइंग मेहनत। तो कौरी उस तरीके से भी सर्कुलेशन में थी। तो हम कौड़ियों ये बोलते नहीं, आज के टाइम में बोलते तुम तो कौड़ियों के भाव हो, सामान खरीद लाए। ठीक है, यानी बहुत सस्ते में ले आए। तो कौड़ी मतलब सबसे जो छोटा वाला जो आपका यूनिट होता था ट्रांजेक्शन का, दैट कैन बी डन इन कौरीज। तो दैट्स वाई कौरी वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये चीजें चलती थी। अभी हमारे पास गोल्ड नहीं है, ठीक है, गोल्ड यानी गोल्ड है, गोल्ड कॉइन्स होंगे, पर गोल्ड कॉइन्स आर नॉट इन सर्कुलेशन एज मच। वो अगर हो सकता है, अगर आप किसी फॉरेन जैसे रोम या सेल्यूकेट एम्पायर या ग्रीक एम्पायर से ट्रेड कर रहे हो, तो ही आपके पास आएगा गोल्ड। गोल्ड आपका पर्सनली आप इसमें कॉइनेज या मिंटिंग नहीं कर रहे हो। लिमिटेशंस क्या थी इकोनॉमी की? हैवी स्टेट इंटरवेंशन, फोर्स लेबर सिस्टम, हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रेरियन रेवेन्यू, ये इसकी लिमिटेशंस थी। स्टेट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता था इकोनॉमी में, कि जैसे हमने देखा कि आपके खुद के कुछ कुछ स्पेसिफिक आप की मोनोपोली है कहीं पे, या फिर आप फोर्स लेबर करवा रहे हो, विष्टी करवा रहे हो लोगों से। ठीक है, या फिर हम देख रहे हैं कि आपने इतना ज्यादा टैक्स लेने लग गए हो आप,
कि आपका मोस्टली जो है सिर्फ आप इन लोगों से ही टैक्स ले रहे हो, एग्रीड इन लोगों से 1/6 वो भी, कभी कभी 1/4 इमरजेंसी फंड भी ले रहे हो, सेना भत्ता भी देना पड़ रहा है अगर सेना वहां से निकल रही है तो ये तो बहुत गलत है। तो ये एक हाई डिपेंडेंस हो जाती है एग्रीरियन रेवेन्यू पे, और बाकी आपको और सोर्सेज नहीं मिलते। ट्रेड एंड मर्चेंट टर्म्स भी है कुछ, जैसे हमारे पास है सार्थवाहा। महासार्थवाहा क्या थे? लीडर ऑफ मर्चेंट कैरावंस। पूरा का पूरा एक कैरावन जाता था जिसमें बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे कैरावंस लेके निकलते थे, सामान रख के दूसरे किसी जगह पे बेचने के लिए। तो उसके जो हेड होते थे उसके महासार्थवाहा कहा जाता है। ऑर्गेनाइज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जर्नीज, और कैरावन सिस्टम वाज वेरी गुड एंड वाज हाईली डेवलप्ड एट टाइम ऑफ मगध एम्पायर, सॉरी मौर्यन एम्पायर। तो मर्चेंट्स ट्रेवल टुगेदर फॉर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रॉबर्स एंड इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। साथ में ट्रेवल किया करते थे। तो ये सिस्टम मुझे बताना था, और तो एक्स्ट्रा में है, ये नोट कर लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी। मॉडर्न सोसाइटी की थोड़ी बात करते हैं। वर्ण सिस्टम जो था मॉडर्न सोसाइटी में, तो 4 वर्णस हमारे प्राइमरीली डिवाइडेड थे। ऑलराइट, ऑल्दो बुद्धिज्म स्टार्टेड बिकमिंग स्टेट रिलीजन आफ्टर टाइम ऑफ अशोका, अर्लियर नहीं था ऐसा सिस्टम, और लेकिन अशोका ने भी फोर्स नहीं किया, तो जो आपका वैदिक सिस्टम चला आ रहा था वही चल रहा था। तो वर्णा डिवाइडेड थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। वैसे ही वर्ण सिस्टम इंक्रीजिंगली वाज बिकमिंग इंक्रीजिंगली रिजिड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब जो काम आप कर रहे हो, आपके जो आपकी आगे की जनरेशन आएंगी उनको भी वही काम करना पड़ेगा। रिजिडिटी आ चुकी थी और आप स्विच नहीं कर सकते थे। अब आपका जो वर्ण है, लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा ही था कि स्विचिंग जो है वो बंद हो गई थी। प्रोफेशनल आपकी हेरिडिटरी जो थी, प्रोफेशन जो था आपका हेरिडिटरी हो चुका था। अब आपको वही काम करना था जो आपके एंसेस्टर करते आ रहे थे, आप कहीं और नहीं कर सकते थे, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो। आपका बर्थ डिसाइड करता था, जो कि बेस्ड होता था कर्म पे। तो ये कहा जाता था और लोगों को इसलिए दबाया जाता था कि तुम्हारे पिछले जन्म में कर्म खराब होंगे, इसलिए तुम्हें इस बार ये वर्ण मिला है, तो तुम्हें अब ये सहना पड़ेगा। अपने कर्म ठीक करो, जिस वर्ण में आए हो वो वर्ण के हिसाब से काम करो, तो तुमको अगले जन्म में हो सकता है उच्च वर्ण मिले। सोशल मोबिलिटी जो थी वो खत्म हो गई थी, वॉज जनरली नॉट परमिटेड। मैगस्थनीज ने भी क्लासिफाई किया है सोसाइटी को। जब मैगस्थनीज मथुरा के दौरे पे थे, हमने बात करी थी एक जगह ऊपर कहीं पे किसी लेक्चर में कि मथुरा में थे ये मैगस्थनीज, और उन्होंने वहां पे बहुत सारी चीजें नोटिस करी कि किस तरीके से उत्तर पथ और दक्षिण पथ मिलता है, ट्रेड वहां पे किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ, इस वजह से कि अलग अलग जगहों के लोग आए। तो उन्होंने ये चीज भी नोटिस करी थी कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है सोसाइटी का मॉडर्न पीरियड में। तो 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया था उन्होंने। तो फिलोसफर्स, फार्मर्स, हर्ड्समैन, सोल्जर्स, आर्टिसंस, मजिस्ट्रेट्स, काउंसलर्स। तो ये 7 कैटेगरीज उनने बोली थी। जो वैदिक धर्म है वो 4 कैटेगरी बताता है, ये 7 कैटेगरी बता रहे हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है कि मैगजीन्स डिड नॉट डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटीज इन टर्म्स ऑफ वर्णास। वर्ण के हिसाब से उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया। उन्होंने किस हिसाब से डिस्क्राइब किया कि क्या काम करते हैं और वो काम का फंक्शन क्या है। उन्होंने इस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया था सोसाइटी का, वर्ण के हिसाब से नहीं किया। This suggests that alongside the rigid Varna system, occupational groups had become highly specialized during the Mauryan period. इसलिए वो अपने आप में एक क्लास डेवलप होगी, क्योंकि उनका स्पेशलाइजेशन इतने ऊंचे लेवल पे चला गया। जैसे अगर आप डिफेंस ऑफ वॉरफेयर का काम कर रहे हो, आप तलवार बना रहे हो, तो अब आप अपनी पीढ़ियों से तलवार बना रहे हो। अब आप इस लेवल पे आ गए हो कि आप उसी में अपना जो भी सोशल सर्कल वगैरह जो है वहीं ढूंढोगे। आपने अपने आप में एक क्लास बन गए हो आप, ठीक है। लोहार का क्लास हो गया जैसे आपका, ठीक है, उस तरीके का एक क्लास बन गया। वो क्लास जो है अब आपस में अपने इसमें एक समाज स्टैब्लिश करेगा, उसी में रिलेशन बनाएगा। उस तरीके से ये जो 7 कैटेगरीज है डेवलप हुई है, जो मैगस्थनीज ने आइडिया दिया है। फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, प्रेवलेंट थी उस टाइम पे, बड़े बड़ी फैमिली। क्योंकि आपने देखा होगा कुलपति की हम बात करते हैं, जो कि हेड होता था एक क्लैन का, ठीक है। तो ये वाली सिस्टम प्रेवलेंट था। बेसिस तो क्या था इसका फैमिली का, जो फैमिली वाज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, सॉरी फैमिली जो थी वो बेसिक यूनिट थी सोसाइटी की। पेट्रियार्कल हुआ करते थे ये लोग, प्रीडोमिनेटली पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। एल्डेस्ट मेल जनरली हेडेड द फैमिली, ठीक है, गृहपति बोलते हैं जिन्हें, वो हेड होते थे अपनी फैमिली के। स्टेटस ऑफ वुमेन, एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से स्त्री धन का, आज भी चलता है। हम देखते हैं जो महिला अपनी शादी के साथ जो अपने लिए जो या अपनी शादी में
करने के बाद जो भी अपना धन अर्जित करती है खुद, या थोड़ा सा लेके या थोड़ा जमा करके काम करके, उसे स्त्रीधन कहा जाता है। वो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी होता है और उसे वो रखने का पूरा अधिकार होता है, अगर वो अपने पति के साथ या परिवार के साथ ना रहे तो भी उसे स्त्रीधन कहा जाता है। तो प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय वुमेन एज अ गिफ्ट इन एट मैरिज, ब्राइड गिफ्ट या पर्सनल पोजेशन, ठीक है। वुमेन हैड राइट्स ओवर स्त्रीधन, ये नया कॉन्सेप्ट यहाँ से इमर्ज होता है। विडोज की क्या पोजीशन थी? Widows enjoyed the respectable position in the society. They were not completely excluded from the social life. बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था विधवाओं के साथ और उन लोगों को काफी सम्मान दिया जाता था। ऐसा नहीं बोला जाता कि तुम्हारी वजह से हुआ, यानी गलत जो चीजें हैं, जो गलत चीजें थी वो अभी तक नहीं आई थी। ये सारी जो गलत चीजें आई थी ये आई थी लेटर गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड के कुछ टाइम के बाद जब बहुत सारा अभाव हो गया, ज्ञान का अभाव होने लगा देश में और आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लगी और लोगों तक जो वर्ण सिस्टम है उसने इतना रिजिड कर दिया कि लोग पढ़ नहीं पाए और समझ नहीं पाए चीज़ों को, तब जाके ये सारी बुरी व्यवस्थाएं शुरू होती हैं, जब विधवाओं के साथ अत्याचार, सती प्रथा, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन अट्रैक्टेड सीवियर पनिशमेंट एंड स्टेट टुक सीरियस व्यू ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। अब हमारा ये एक और टॉपिक बचा है, इसे और डिस्कस कर लेते हैं हम, रिलीजन को। तो मॉडर्न टाइम पे रिलीजन कैसा था, ठीक है। रिलीजियस कैरेक्टर था सोसाइटी का। द मॉडर्न पीरियड वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव रिलीजियस फेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। बहुत सारे इसमें इस टाइम पे रिलीजन एक्टिव थे। ऑलरेडी वैदिक रिलीजन चल रहा था, जैनिज्म और बुद्धिज्म अपने पीक पे था, 300 साल हो चुके थे दोनों धर्मों को लगभग, जैनिज्म बुद्धिज्म को। और हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स आ गए थे, आजीविका, उच्छेदावाद, ओके, ये सब आने लग गए थे। तो काफी एक सूप थ्योरी, जो सूप बोलते हैं हम, काफी सारे मिक्सचर था एक पूरी सोसाइटी, बहुत सारे रिलीजन्स और प्रैक्टिसेस का। This period witnessed the growth of Buddhism, the growth of Jainism, continued existence of Brahmanism, influence of आजीविकास। यही नाम अभी हमने डिस्कस करे थे। ब्राह्मणिज्म किस तरीके से था? Brahmanism continued as an important religious tradition. Vedic rituals and sacrifices remained prevalent. Brahmins continued to enjoy social prestige. बहुत ज्यादा इनका persecution नहीं हुआ, although Buddhism became a state religion, but persecution नहीं हुआ था ब्राह्मण्स का। Brahmanism was still prevalent in a lot of places because there are evidences of यज्ञ वगैरह, ये सब के एविडेंस मिलते हैं। कुछ हिंदू शाही राजा वगैरह, हिंदू स्पेसिफिक राजा जो आपके वैदिक धर्म को फॉलो करते हैं, वो मिलते हैं हमें एग्जांपल उसके भी। जैनिज्म, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इसके प्रोपोनेंट थे, आपने देखा था ये जब हमने जैनिज्म पढ़ा था उसमें भी, और उसके बाद जब हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा उसमें भी, तो सेम पॉइंट्स लिखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म एक्सेप्ट कर लिया था लेटर फेज में, जब उन्होंने अपना गद्दी त्याग दी थी। बिकेम ए डिसाइपल ऑफ भद्रबाहु, विद हिम ही वेंट टू श्री बेलागोला, ठीक है, श्रावण बेलागोला चले गए थे ये भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य, और वहां पे जाके सल्ले खाना परफॉर्म किया उन्होंने और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिया अपने। आजीविका सेक्ट, हमने ये देखा था कि बिंदुसार ने बनवाई थी 12-12 केव्स, ठीक है, आजीविका मॉन्क्स के लिए। जो आजीविका मॉन्क का नाम क्या था? पिंगलावस्ता, पिंगलावत्सा, इनके लिए इन्होंने 12-12 केव्स बनवाई थी आजीविका सेक्ट्स के लिए। और अशोका ने ये जो केव्स है आजीविका को डोनेट कर दी थी, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है आपको 12-12 केव्स? ये जहानाबाद, बिहार, ऑलराइट। तो यहाँ से हमें एग्जांपल मिल जाता है। आजीविका फाउंडेड बाय मिकाली गोशम, बी लिव्ड इन नेदी, अगर आपको याद होगा हमने जब डिस्कस किया था अपने हेटेरोडॉक्स रिलीजन वाले सेक्शन में। बुद्धिज्म, अशोक थे इनके प्रोपोनेंट। ग्रेटेस्ट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म ड्यूरिंग द मॉडर्न एज, स्प्रेड बुद्धिज्म इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया। Because of his missionary activities, Buddhism spread in Sri Lanka, Central Asia, Syria, Egypt, Greek, ये वाले रीजन्स में जाके इनकी मिशनरी एक्टिविटीज की वजह से ये सब फैला पूरा का पूरा आपका बुद्धिज्म। और आपने खुद ही देखा है कि साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा रिलीजन है, हमारे यहाँ श्रीलंका में सबसे बड़ा रिलीजन है नीचे। अगर हम ऊपर की तरफ देखें, चाइना में जो तिब्बत वाला हिस्सा, वहाँ पे सबसे बड़ा रिलीजन था। इस्लाम आने से पहले अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया वाला जो हिस्सा था वो भी पूरा बुद्धिस्ट था। बामिया बुद्धा के हमें एग्जाम्पल मिलते हैं अफगानिस्तान में। कांधार वॉज अ मेजर बुद्धिस्ट साइट, ठीक है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। बहुत सारी हमें ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अशोका के टाइम में,
अगर आपको याद होगा हमने बुद्धिज्म में भी डिस्कस किया था। तो पेट्रोन अशोका पाटलिपुत्र में हुई थी 247 बीसी। प्रेसिडेंट थे इसके मोगालीपुत्र तिसा। प्यूरिफिकेशन ऑफ संघा एंड प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म इसका ऑब्जेक्टिव था। रिलीजियस टॉलरेंस फॉलो किया जाता था किस तरीके से? तो जनरल फीचर ये था रिलीजियस टॉलरेंस का कि भैया हम सारे जितने भी धर्म है आपके को एग्जिस्ट करेंगे। जो 4 मेजर उस टाइम के थे वो को एग्जिस्ट करने लगे इनकी वजह से, क्योंकि आपने देखा है कि जो मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें अशोका ने खुद बोला है, ये एज अ रॉयल डिक्री है उसकी, कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा उसके धर्म के बेसिस पे। तो ये एक मेजर इसका पॉइंट है। अशोका पॉलिसी क्या बोलती थी? जो उसकी धम्म की पॉलिसी थी, encouraged respect for all sects, condemned religious hatred and intolerance, emphasized harmony among religious communities। ये धम्म जो फिलॉसफी थी उसकी, और मेजर रॉक एडिक्ट्स जो है उसके, उसमें जो आइडियाज हैं वो ये है। एक्सेप्शन, कहीं कहीं पे कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि भैया परसिक्यूशन हुआ था वैदिक रिलीजन और ब्राह्मण्स का, कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि सब बुद्धिज्म बन गया था स्टेट रिलीजन, तो उन लोगों ने थोड़ा सा अत्याचार किया। However, the dominant trend of the period remained religious coexistence and tolerance। पूरी तरह से वाइप आउट नहीं कर दिया। जिस तरीके से बाद में बुद्धिज्म पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया इंडिया में से, उस तरीके से बुद्धिज्म जब राज कर रहा था इंडिया पे तब उन्होंने पूरी तरह से वाइप आउट नहीं किया था ब्राह्मणिकल रिलीजन को। अब जैसे रिलीजियस डाइवर्सिटी जो हम पढ़ते हैं वो ये है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टेबल है, ये आप पढ़िएगा। जैसे जैनिज्म दादाजी, जीविका, उसके बाद पिताजी, और बुद्धिज्म हम, यानी 3 पीढ़ियां और तीन सक्सेसिव राजा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोका है, और तीनों ने अलग अलग धर्म फॉलो किया। एक ने जैनिज्म किया सबसे पहले, फिर उसने आजीविका किया बिंदुसार ने, अशोका ने बुद्धिज्म किया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आप पढ़ सकते हैं। ओके, यानी ये क्या शो करता है बेसिकली? ये रिलीजियस फ्रीडम को शो करता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है मॉडर्न टाइम्स का। तो दैट्स इट गाइस, ये वाला हमारा जो हेडिंग है जिस टॉपिक की हम पढ़ाई कर रहे थे वो खत्म होती है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉरियंस का, वो है उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसकी हेडिंग ही मैंने अलग से रखी है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे हैं जिसके क्वेश्चन बनते हैं। तो वो हमें याद रखने की जरूरत है, इसलिए मैंने उसे एक स्पेसिफिकली अलग रखा। और वहां पे उसके साथ साथ ही हम ये बात भी कर लेंगे डिक्लाइन किस तरह से हुआ। हमें ये तो पता है कि बृहद्रथ आपके आखिरी राजा आए मौर्यंस के, जिसे उसके प्रधानमंत्री जो थे, पीएम थे पुष्यमित्र शुंग, उनने उसकी हत्या कर दी और वो राजा बन गए। लेकिन और भी क्या प्रोसेस हुई थी और क्या कारण थे, बेसिक कारण क्या थे कि हाँ और पनप ही नहीं पाया, अशोका के बाद खत्म ही होने लग गया तो पूरी तरीके से। वो वाले कारण हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है गाइस, please download these notes from my telegram channel, that is at the PK Pado, and like, comment and subscribe to this video. I would really appreciate if you like and comment on this video and subscribe to my channel. It would give me a lot of impetus and a lot of motivation to pursue this and to help you guys out, to get out of a vicious cycle of reading and rereading of NCRTs और उसके नोट्स बनाना और बार बार अपना बेसिक क्लियर करना, जिसकी आपको स्पेसिफिकली और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो ज़रूरत है वो है क्लियर बेस की, जो कि मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ आपको बना के देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए वो बेस बनाने में। दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑल दिस शॉर्ट पॉइंट्स टू हेल्प यू आउट विथ ऑल दैट। मैं वो बिल्कुल भी टफ भाषा में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही आसान भाषा, हिंदी इंग्लिश मिक्स है हमारी भाषा में। और मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे कोई टफ टॉपिक हो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि अच्छा ये पॉइंट यहाँ लिखा है तो ये क्यों लिखा है। तो प्लीज़ आप उसे अप्रिशिएट करें। आई वुड रियली अप्रिशिएट पर्सनली कि आप मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम माई टेलीग्राम, दैट इज @PK Pado। The subscription is free for there, notes are free there absolutely. I also put some important maps और charts there, तो आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और कहीं पे अपनी जहाँ भी आप इंपॉर्टेंट नोट्स रखते हैं वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन मस्त रहो, पीके पढ़ो, खुश रहो और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाय।